नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, आज से एक नए एफएफ की स्टार्टिंग कर रही हूँ और इसके लिए मैं बहुत नर्वस भी हूँ क्योंकि मैं अपनी पहली डार्क स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो मेरे बहुत से सब्सक्राइबर की डिमांड होती है। आई नो सभी का अपना अपना टेस्ट होता है, किसी को स्वीट लव स्टोरी पसंद आती है तो किसी को डार्क लव स्टोरी। तो ये स्टोरी मेरे हमेशा बनाई जाने वाली स्टोरीज़ जिसमें ओनली लव होता है उससे बहुत ही अलग होगी। इसमें सारे ही इमोशंस इंक्लूड होंगे, लव, हेट, फोर्स लव, पॉसेसिवनेस, जेलसी, ऑब्सेशन, सब कुछ होगा। और हाँ, मैं इसमें इतना ज़्यादा भी कुछ गलत नहीं बताऊंगी क्योंकि हर चीज़ की माफ़ी नहीं होती है, ये बात तो जानते हैं ना। और अगर माफ़ी ही नहीं होगी तो फिर स्टोरी कैसे कंप्लीट होगी, और स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी मतलब वो सैड एंडिंग होगी जो आपको पसंद नहीं आएगी और ना ही मैं ऐसा करूँगी। तो हर एक चीज़ एक लिमिट में होगी। टॉर्चर फोर्स सब ठीक है। तो मेरे इतने बड़े लेक्चर से आप समझ गए होंगे कि ये आप लोगों की डिमांडिंग स्टोरी है। पता नहीं ये कितनी लॉन्ग होने वाली है। अब आप लोग सुनकर बताइएगा कि ये स्टोरी है कैसी। तो शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, हमें एक बड़ी सी जगह को दिखाया जाता है। रात का वक्त है जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा लोग ब्लैक क्लॉथ्स में खड़े हुए हैं। सभी के हाथों में गन है और वो सभी उस पूरी जगह को घेर कर खड़े हुए हैं। और नीचे फ्लोर के बीचों बीच एक पर्सन ज़मीन पर सीने के बल गिरा हुआ है। सभी लोग उसे घेर कर खड़े हुए हैं। उसकी हालत बहुत ही ख़राब है, उसके सर से ब्लीडिंग हो रही है और शायद वो और भी जगहों से ज़ख्मी है। उसकी वाइट शर्ट पूरी तरह रेड हो चुकी है, उसकी आंखें पूरी तरह लाल हैं और जो ब्लैक क्लॉथ्स में इंसान खड़े हुए हैं उन सभी की गन्स उस ज़मीन पर लेटे हुए इंसान पर पॉइंटेड है। वो ज़मीन पर लेटा हुआ इंसान जो एक अल्फ़ा है बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी लग रहा है और वो अपनी लाल आंखों से एक और देखकर अपने हाथ को आगे कर रहा है। उसकी नज़रों में डर तो नज़र आ रहा है, लेकिन ये डर इस बात का नहीं है कि वो लोगों से घिरा हुआ है और वो कभी भी मर सकता है, बल्कि उसकी आंखों का ये डर कुछ और बात को लेकर है। चलिए देखते हैं कि आखिर वो ऐसा क्या है जिसके लिए इस इंसान को अपनी जान तक की परवाह नहीं है। उस इंसान की नज़रों को फॉलो करें तो वहाँ पर कुछ लोग एक इंसान को जो एक मेल ओमेगा है उसे ज़बरदस्ती हार्शली खींचते हुए अपने साथ ले जा रहे हैं और वो ओमेगा पीछे उस ज़मीन पर पड़े अल्फ़ा की ओर अपने एक हाथ को बढ़ाए हुए रो रो कर बार बार यही कह रहा है कि छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। और वो ज़मीन पर खून से लथपथ लेटा हुआ अल्फ़ा बस हेल्पलेसली अपने हाथ के सहारे से उठने और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा। उसकी आंखों में बिट्रायल, दर्द और हेल्पलेसनेस साफ नज़र आ रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हैं। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और कायर महसूस कर रहा है। जो लोग उस ओमेगा को खींचकर अपने साथ ले जा रहे हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा पागलों की तरह हंस रहे हैं, जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। वो उस ओमेगा को एक ब्लैक कार में ज़बरदस्ती बैठा के उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं और उन लोगों के जाने के बाद वो ब्लैक क्लॉथ्स में जितने भी सारे गार्ड्स खड़े हुए थे उस इंसान को घेरकर
वो गार्ड्स भी बहुत सी और भी गाड़ियों में वहाँ से निकल जाते हैं। अब पूरा शोर शांत हो चुका था। उस पूरी जगह पर बस वो एक इंसान ही नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखों से वो आंसू जो वो कब से होल्ड किए हुए था वो गिर जाता है। ये ज़िंदगी में पहली बार होगा जब उसकी आंखों में आंसू आए हैं। वो इंसान मन में सोचता है, क्या यही उसका अंत है? अगर यही उसका आखिरी समय है तो वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार उस गॉड के आगे हाथ फैला रहा है कि उसे एक मौका दे, उसे बचाने का। वो कहता था कि गॉड से सच्चे दिल से प्रे करने पर गॉड हमारी सुनता है। अगर ऐसा है तो गॉड उसकी एक विश पूरी कर दे, फिर वो सुकून के साथ इस दुनिया को अलविदा कर देगा। बस उसे कुछ ना हो। यह सोचते हुए उस अल्फा की आंखें बंद होने लगती है। वो एक चेहरे को याद करता है। अब यहाँ से देखते हैं हम कुछ महीने पहले का सीन। चाइना का एक बहुत ही खूबसूरत शहर गुशू रात के अंधेरे और जगह जगह पर जल रही डिम लाइट्स में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पर ये ज़रूरी नहीं कि जो नज़ारा हमारे लिए खूबसूरत हो वो दूसरों के लिए भी सेम हो। रात का लगभग 12 बजने वाला है और इसी रात में एक ओमेगा जिसका हाफ फेस वेल से कवर है वो एक बहुत बड़े कैसीनो बार से बाहर आता है। उसकी आंखें बस दिख रही हैं जो बहुत ही खूबसूरत है और वो ओमेगा सिंपल क्लॉथ्स में उस बार से बाहर आया है। ये 90s के लास्ट का टाइम है, मतलब 1990 के बाद का समय, ठीक है। उस वक्त चाइना इतना भी ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं हुआ था। उस वक्त फ़ोन्स हुआ करते थे लेकिन स्मार्टफोन्स नहीं। वो ओमेगा कैसीनो मतलब जहाँ पर गैम्बलिंग या कहा जाए जुआ का खेल समझ सकते हो, और जहाँ पर डीलिंग, मीटिंग और भी कुछ धंधे हुआ करते हैं, वो है कैसीनो बार। वो ओमेगा उस कैसीनो बार से बाहर निकलकर एक गली पर चलने लगता है। वो सीधा चले जा रहा है। आसपास की चीज़ों पर उसका ध्यान नहीं है, या फिर वो जानबूझकर सब कुछ इग्नोर कर रहा है, क्योंकि आसपास बहुत से अल्फा हैं जो फुल्ली ड्रंक हैं और कैसीनो बार के बाहर ही खड़े हुए हैं। वो उस ओमेगा को पुकार रहे हैं, लस्टफुल आइज से देख रहे हैं, गलत कमेंट पास कर रहे हैं, लेकिन वो ओमेगा इस तरह उन्हें नज़रअंदाज कर रहा है जैसा कि ये सब उसके लिए नया नहीं है, ये सब उसके लिए देखना आम बात है। वो उस बार से थोड़ा आगे बढ़ गया था। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास आ रहा है। यह महसूस करके वो अपने हाथ को, जो ओवरसाइज कोट उसने पहना हुआ है, उसके जेब पर अपने हाथ को डाल देता है। जब उसे लगता है कि वो इंसान उसके हाथ को पकड़ने वाला है, वो एकदम से पीछे पलटता है और अपने हाथ को आगे कर देता है, जिसमें एक तेज धार वाला नाइफ मतलब चाकू है। इससे वो ड्रंक आवारा अल्फा 2 कदम पीछे हो जाता है, जो अभी उस ओमेगा को पकड़ने वाला था। वो अल्फा अपने अटकते हुए शब्दों में कहता है, क्योंकि वो नशे में पूरी तरह धुत है। वो कहता है, ए ओमेगा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना, तुम जितना कहोगे उतना पैसा दूंगा। बस एक बार मेरे साथ चलो, बस एक बार। वो सामने वाला ओमेगा उस अल्फा को बहुत ज़ोर का धक्का देता है और वो अल्फा इतना ज़्यादा नशे में था कि वो जाकर एक दीवार से टकराकर वहीं गिर जाता है। वो ओमेगा उस अल्फा को ना तो उठाता है
और ना ही उसे चेक करता है कि वो जिंदा है या मर गया, या कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। बल्कि वो ओमेगा उसे पूरी तरह इग्नोर कर वापस अपने रास्ते पर चलने लगता है। उसकी आंखों में ज़रा से भी घबराहट नज़र नहीं आ रही। इसे तो यही लगता है कि इन सब सिचुएशन से गुजरना उसके लिए रोज़ की ही बात है। वो उस कसिनो बार से बहुत आगे निकल चुका था और एक सुनसान गली की ओर बढ़ते जा रहा था, जहाँ पर बस कुछ ही लाइट्स जल रही है। ऐसे काफ़ी दूर चलने पर वो एक अच्छी जगह पर, जहाँ रहने वाली बस्ती में आ गया था, जहाँ पर शायद इस ओमेगा का घर होगा। इस बस्ती के थोड़ा अंदर चलकर वो एक घर के सामने रुक जाता है। वो उस घर के डोर के लॉक को ओपन करता है और फिर उस डोर पर नॉक करता है। ये कितनी अजीब बात है कि पहले तो उस ओमेगा ने डोर के लॉक को खोला और अब डोर पर नॉक भी कर रहा है। वो ओमेगा सिर्फ 2 बार उस डोर पर नॉक करता है, दरवाज़ा नहीं खुलता। वो ओमेगा फिर से नॉक करता है, लेकिन अब भी दरवाज़ा नहीं खुलता। ये देखकर पता नहीं क्यों उस ओमेगा के फेस पर एक सेटिस्फैक्शन था, जैसे वो इसी की उम्मीद कर रहा था। वो ओमेगा उस दरवाजे के थोड़ा करीब आता है और कहता है, तियान, मम्मा। उस ओमेगा के इतना कहते ही उस दरवाजे के पीछे आवाज़ होने लगती है, जैसे कि कोई दरवाजे की कुंडी को खोल रहा हो, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे। वो दरवाज़ा थोड़ा सा खुलता है और दरवाजे के पीछे से एक छोटा सा बच्चा अपना सर टिल्ट करके उस घर के बाहर देखता है, और जब वो उस ओमेगा को देख लेता है तो थोड़ा पीछे होकर दरवाजे को खोल देता है। वो ओमेगा घर के अंदर आ जाता है और अपने पीछे से उस दरवाजे को बंद कर देता है। दरवाजे को बंद करने के बाद वो ओमेगा पीछे पलटता है और वो बच्चा, छोटा सा बच्चा जो लगभग 4 साल का होगा, वो आकर उस ओमेगा के वेस्ट के अराउंड अपने छोटे छोटे हाथों को रैप कर उससे चिपक जाता है और कहता है, मम्मा। वो ओमेगा उस बच्चे को गोद में उठा लेता है और अपने रूम के अंदर चला जाता है। ये घर बहुत ही छोटा है। एक छोटा सा हॉल, उसी से अटैच्ड किचन और एक सेपरेट रूम। वो ओमेगा उस बच्चे को लेकर बेड पर लेट जाता है। वो बच्चा उस ओमेगा से पूरी तरह चिपका हुआ था, जैसे कि उसे डर हो कि उसकी मम्मा कहीं चले ना जाए। वो ओमेगा उस बच्चे को पैड करके सुला रहा था। वो कहता है, तियान, मम्मा कहीं नहीं जा रही, सो जाओ। वो बच्चा अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उस ओमेगा के चेहरे से वेल अब हट चुका था और उसका फेस क्लियर नज़र आ रहा था। वो ओमेगा दिखने में बेहद खूबसूरत है। इस ओमेगा का नाम है लान वांगजी, जिसकी उम्र है 18 साल। और वो बच्चा जो उससे लिपट कर सो रहा है, उसका नाम लान तियान है और वो ओमेगा इस बच्चे की मम्मा है। लान वांगजी के घर में बस 2 लोग ही हैं, एक तो वो खुद और उसका बच्चा लान तियान। लान वांगजी इस घर में अपनी माँ के साथ रहा करता था, लेकिन जब लान वांगजी 14 साल का था, तभी उसकी माँ उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। तब से लान वांगजी अकेले ही रहता आया है इस घर में, और वो अपना घर का खर्च भी खुद ही करता है। लान वांगजी उसी बार में काम किया करता है, उसी कसिनो बार में। वो 2 शिफ्ट में काम किया करता है, सुबह से दोपहर या फिर कभी कभी शाम तक, और रात 8 बजे से कभी कभी उसे 12 तक बच जाता है। घर वापस आते आते लान वांगजी सुबह उठकर तियान के स्कूल जाने की तैयारी करता है और उसे स्कूल छोड़कर वो बार में
काम करने चला जाता है। लान वांगजी एक बारटेंडर का काम जो ड्रिंक को सर्व करना होता है वो किया करता है, और रात को वो वहाँ पर सिंगिंग किया करता है, और लोग उसके लिए इतने पागल हैं कि वो बस मौका ढूंढा करते हैं उससे एक बार मिलने का, उससे बात करने का, और यहाँ तक कि उसे नए नए अलग तरह के ऑफ़र देने का। कोई उसे अपने प्लेजर के लिए चाहता है तो कोई उसे उसके थ्रू अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन लान वांगजी वो अपने काम से काम रखता है, ना ही तो वो किसी ऐसे वैसे ऑफर्स को मानता है, और ना ही उसने कभी अपने आप को किसी का प्लेजरेबल टॉय बनने दिया। वो अपने रास्ते जाता, अपने काम को करता और वापस अपने घर को आ जाता। लान वांगजी रात को अपने काम पर जाते वक्त अपने घर के दरवाजे को बाहर से बंद करके जाता है, क्योंकि उस पर बहुत से लोगों की नज़रें होती हैं। बहुत से लोग उसे जानने लगे हैं, और ऐसे में वो कभी भी अपने काम का असर अपने बेटे पर नहीं पड़ने देना चाहता। इसलिए वो तियान को सबकी नज़रों से बचाकर ही रखता है। उसका एक और कारण ये भी है कि तियान एक ओमेगा है, इसलिए लान वांगजी का डर उसे लेकर और भी ज़्यादा है। और तियान वो डरता है लान वांगजी के यूं उसे अकेला घर के अंदर बंद कर छोड़ जाने से, लेकिन वो समझदार भी है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी मम्मा काम पर जाती है। लान वांगजी ने तियान को बहुत अच्छे से समझा दिया था कि उसके आने पर ही डोर खोले, जब लान वांगजी उसका नाम ले तभी। और तियान रोज़ ऐसा ही करता है। वो सोता भी नहीं है, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए लान वांगजी के आने में। वो लान वांगजी के आने का इंतज़ार करता है, उसके बाद ही वो सोता है। लान वांगजी तो तियान को खाना खिलाकर ही काम पर जाया करता है। लान वांगजी जब देखता है कि तियान सो गया, वो धीरे से उससे अपने आप को छुड़ाता है और उसे अच्छे से कंबल से ढक कर वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है बात लेने, क्योंकि इसकी उसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो कई लोगों से टकराता है, बहुत से अल्फाज से, जिनकी बर्दाश्त ना होने वाले फेरोमोन्स उसे बहुत ही इरिटेट करते हैं। बात लेने के थोड़ी देर बाद वो कमरे में वापस आता है और फिर से जाकर तियान के पास लेट जाता है। दूसरे दिन लान वांगजी तियान को लेकर स्कूल छोड़ने जा रहा है। वो दोनों अभी एक रिक्शे में बैठे हुए हैं। तियान कहता है, मम्मा आज मेरा स्कूल जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, आप कब मुझे लेने आओगे? लान वांगजी कहता है, ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, मेरा इंतज़ार करना, स्कूल से कहीं बाहर मत जाना, कोई कहीं तुम्हें ले जाए तब भी नहीं। तियान कहता है, ठीक है मम्मा। लान वांगजी स्माइल कर उसके फॉरहेड पर किस करता है। तियान को स्कूल छोड़ देने के बाद लान वांगजी वापस घर आता है और अपना बाकी काम कर लेने के बाद वो अपने काम पर निकल जाता है। लान वांगजी उसी बार में आ जाता है जहाँ से वो रात को गया था। बार के अंदर आकर सबसे पहले वो जाकर अपने ड्रेस को चेंज करता है और बारटेंडर की ड्रेस को पहनकर बाहर आता है। इस बार का ओनर उसके मैनेजर के साथ किसी बात को लेकर डिस्कस कर रहा था। लान वांगजी उनके पास आता है और कहता है, क्या बात है, किस बात को लेकर परेशान है? इस बार का ओनर एक अल्फ़ा मिडिल एज्ड अल्फ़ा है। वो कहता है, फिर से वो जो बड़ी डील होने वाली थी सीक्रेट माफियाज की, वो फिर से उस स्टार नाइट बार में चली गई। हमारे यहाँ कोई आता ही नहीं, हमारा बार तो बस तुम्हारी ही बदौलत चल रहा है। तुम्हें देखने और सुनने को लोग आते हैं, तभी हमारी कुछ कमाई हो पाती है। अगर हमारे बार में डीलिंग होने लगी तो हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। पर ये स्टार नाइट बार का ओनर गलत तरीके से इन सारी मीटिंग्स को अपने बार में ही रखवा लेता है। उसका मैनेजर कहता है,
ज़रूर उसके ऊपर तक कनेक्शन होंगे सीक्रेट तरीके से, तभी तो उसे हर बात की खबर पहले ही लग जाती है, जबकि हमारा बार उससे भी बड़ा है और सारी फैसिलिटीज़ भी तो अवेलेबल है हमारे यहाँ। उसके बाद भी छोटे मोटे डीलर्स ही हमारे यहाँ आया करते हैं, वो भी बिजनेस डीलर। लनवांगजी इस बात को सुनकर भी इग्नोर कर देता है और अपने काम पर ध्यान देने लगता है, ड्रिंक प्रिपेयर करने लगता है। 11 बजे के बाद से लोग यहाँ आना शुरू कर देते हैं। लनवांगजी जानता है कि इस बार के चलने का ज़्यादा कारण वही है। लोग उसके गाने को सुनना पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ आया करते हैं। लनवांगजी को बस अपनी कमाई से मतलब है। जितना ज़्यादा पैसे वो कमा पाएगा, उतना ही अच्छी ज़िंदगी वो तियान को दे पाएगा। रात के वक्त इस बार में लोगों की भीड़ लग जाती है, क्योंकि लनवांगजी सिर्फ रात में ही सिंगिंग परफॉर्म किया करता है। बाकी डे टाइम और इवनिंग को वो ड्रिंक का सर्व करने का काम किया करता है। ऐसा नहीं है कि लनवांगजी दिन भर काम किया करता है। वो तियान के लिए स्कूल से वापस लाने के लिए वक्त निकालता है। तियान को स्कूल से लाने के बाद वो उसे खाना खिलाता है, थोड़ी देर उससे स्टडी कराता है और रात को भी वो वापस आकर तियान को खाना बनाकर खिलाने के बाद ही वापस से बाहर चला जाता है। और तब तक सेजोई ऐसे ही अकेले घर पर रहता है। पहले उसे डर लगता था, डर अभी भी लगता है, पर अब उसकी आदत हो गई है। 1 साल से ही लनवांगजी सेजोई को घर पर रख रहा है, वरना पहले वो उसे अपने साथ ले जाया करता था। लेकिन जब उसे लगा कि अब उसे ले जाना सही नहीं होगा, तो वो अब उसे अपने घर पर ही रखता है। आज भी सेम ही होता है। सेजोई को खाना खिलाने के बाद लनवांगजी रात को बार में आ जाता है। वो जब बार में आकर देखता है तो यहाँ बहुत ही अफरा तफरी का माहौल है। उसे समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। वो उसके मैनेजर के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है। उसका मैनेजर लनवांगजी को देखकर कहता है, अरे वाह, तुम आ गए, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, आज तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना है। लनवांगजी कहता है, लेकिन क्यों, और ये सब क्या हो रहा है, किस लिए इतनी तैयारियां हो रही हैं? मैनेजर कहता है, अरे तुम्हें पता नहीं, वो सीक्रेट माफियाज की मीटिंग जो उस स्टार नाइट बार में होने वाली थी, वो अब यहाँ हमारे बार में होगी। लनवांगजी कहता है, लेकिन अचानक ऐसा क्यों, वो मीटिंग वहाँ क्यों नहीं हो रही? मैनेजर कहता है, क्योंकि इस बार माफिया की मीटिंग में एक ऐसा माफिया आने वाला है जिसकी तलाश पुलिस को है, और न जाने कहाँ से पुलिस को इसकी भनक लग गई कि वो माफिया इस बार आने वाला है, और पुलिस वहाँ अचानक पहुँच गई। और इस माफिया को ढूंढने के चक्कर में पुलिस को उस बार के अंदर होने वाले सारे इल्लीगल धंधों की खबर लग गई। तुम समझते हो ना किस तरह के धंधे, ओमेगास के साथ वो सब, और उनकी डील करना, ये सब बहुत पहले से वहाँ होते आ रहा है। तो बस ले लिया पुलिस ने सभी को लपेटे में। तो इसी चक्कर में वो मीटिंग यहाँ होने वाली है। लनवांगजी कहता है, आपको नहीं लगता कि इस मीटिंग को अपने बार में रखना आपके लिए रिस्की हो सकता है? वो मैनेजर कहता है, कोई रिस्की नहीं होगा, तुम्हें नहीं पता इससे हमें कितना ज़्यादा पैसा मिला है, उतना तो हम पूरा महीना भर भी नहीं कमा पाते। सुनने में आ रहा है कि वो जो माफिया जो यहाँ आज आने वाला है, नया माफिया, वो माफिया किंग है और सबसे खतरनाक भी है सभी माफियाज में। पुलिस को उसके खिलाफ बस एक सबूत चाहिए जो पुलिस को आज तक नहीं मिल पाया है, और ना ही किसी ने उसे देखा है। वो गूसू में नहीं रहता, वो किस शहर में रहता है इसका भी किसी को पता नहीं। वो बस कुछ दिनों के लिए यहाँ आया है, और वो कहाँ रुका है इसकी भी खबर किसी को नहीं है। पता नहीं वो किस मिजाज का है। हमें सारी तैयारियां परफेक्ट तरह से करनी होगी, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब तुम जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। यह कहकर वो मैनेजर वहाँ से चला जाता है। लनवांगजी का मन पता नहीं क्यों घबरा रहा था। उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है।
वो फिर भी वहाँ से रेडी होने चला जाता है। तो इस सीरीज़ के पहले पार्ट को मैं यहीं रोकती हूँ। अब आप लोग बताइएगा कि आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं। मेरे पहले वाले मॉडर्न एफएफ को तो ज़्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे। अब इसका क्या हाल होता है वो तो पता चलेगा। ठीक है, कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ और लाइक करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।